चैप्टर 10 हैलोवीन। मैल्फॉय की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने अगली सुबह हैरी और रॉन को हॉगवर्ट्स में देखा। थके हुए तो जरूर थे, लेकिन पूरे जोश में और बिल्कुल खुश। असल में अगले दिन सुबह तक हैरी और रॉन को लगने लगा था कि उस 3 सिरों वाले कुत्ते से मिलना एक जबरदस्त एडवेंचर था, और अब तो उन्हें एक और ऐसा एडवेंचर चाहिए था। इस बीच हैरी ने रॉन को उस पैकेज के बारे में बताया जो शायद ग्रिंगॉट्स से हॉगवर्ट्स लाया गया था, और दोनों इस बात पर घंटों चर्चा करते रहे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे इतनी भारी सिक्योरिटी की जरूरत हो सकती है। या तो वो चीज बहुत कीमती है, रॉन ने कहा, या फिर बहुत खतरनाक, या दोनों, हैरी ने कहा। लेकिन चूंकि वो दोनों इस रहस्यमयी चीज के बारे में सिर्फ इतना जानते थे कि वो करीब 2 इंच लंबी है, इसलिए और सुराग मिले बिना उसके बारे में सही अंदाजा लगाना नामुमकिन था। न नेविल और न ही हरमायनी को उस कुत्ते और ट्रैपडोर के नीचे क्या है इसमें जरा भी दिलचस्पी थी। नेविल तो बस इतना चाहता था कि वो फिर कभी उस कुत्ते के पास न जाना पड़े, और हरमायनी ने अब हैरी और रॉन से बात करना ही बंद कर दिया था। लेकिन क्योंकि वो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने वाली और सब कुछ जानने वाली एक्टिंग करती थी, इसलिए हैरी और रॉन को लगा कि ये तो बोनस ही है। अब उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैलफॉय से बदला लिया जाए, और बड़ी ही खुशी की बात थी कि करीब 1 हफ्ते बाद ऐसा मौका उन्हें खुद ब खुद मिल गया। जैसे ही रोज की तरह उल्लुओं का झुंड ग्रेट हॉल में घुसा, सबका ध्यान एक लंबे पतले से पैकेज की तरफ गया जिसे 6 बड़े और चिल्लाते हुए उल्लू उठा रहे थे। हैरी भी बाकी सभी की तरह उस पैकेज में क्या है जानने को बेताब था। वो हैरान रह गया जब उल्लू नीचे उड़ते हुए आए और उस पैकेज को उसके सामने गिरा दिया, इतना जोर से कि उसकी प्लेट में रखा बेकन जमीन पर गिर पड़ा। उल्लू अभी पूरी तरह उड़कर हटे भी नहीं थे कि एक और उल्लू ने उस पैकेज पर एक चिट्ठी गिराई। हैरी ने पहले चिट्ठी खोली, और यह अच्छा हुआ क्योंकि उसमें लिखा था, टेबल पर पैकेज मत खोलना, इसमें तुम्हारी नई निम्बस 2000 है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि सबको पता चले कि तुम्हारे पास ब्रूमस्टिक है, वरना सबको चाहिए होगा। ऑलिवर वुड आज रात 7 बजे क्विडिच फील्ड पर तुम्हें ट्रेनिंग देगा। प्रोफेसर एम मैगोनागल। हैरी अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। उसने चुपचाप वो चिट्ठी रॉन को पकड़ा दी। निम्बस 2000, रॉन ने जलन में कराहते हुए कहा। मैंने तो आज तक इसे छुआ भी नहीं। वो दोनों जल्दी जल्दी हॉल से निकल गए। उन्हें क्लास से पहले अकेले में ब्रूमस्टिक खोलकर देखनी थी, लेकिन जैसे ही वो एंट्रेंस हॉल पार कर रहे थे, उन्हें ऊपर जाने का रास्ता क्रैब और गॉयल ने रोक लिया। मैल्फॉय ने झपटकर हैरी से पैकेज छीन लिया और उसे महसूस किया। ये तो ब्रूमस्टिक है, उसने कहा, और उसे हैरी की तरफ वापस फेंक दिया। उसके चेहरे पर जलन और नफरत का अजीब सा मेल था। इस बार तो गए काम से। पॉटर, फर्स्ट ईयर को ब्रूमस्टिक अलाउड नहीं है। रॉन खुद को रोक नहीं पाया। ये कोई आम ब्रूमस्टिक नहीं है, उसने कहा। ये निम्बस 2000 है। और तुम्हारे पास क्या है मैल्फॉय? कॉमेट 260? रॉन ने हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराया। कॉमेट दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन निम्बस की बराबरी नहीं कर सकते। तुम क्या जानो उसके बारे में वीजली? तुम्हारे पास तो इसका आधा हैंडल भी नहीं होगा खरीदने को। मैल्फॉय ने ताना मारा। तुम और तुम्हारे भाई तो शायद टहनी बीटहनी जोड़कर बनाते हो ब्रूम। रॉन कुछ कह पाता, इससे पहले ही प्रोफेसर फ्लिटविक मैल्फॉय के बगल में आ खड़े हुए। कोई झगड़ा तो नहीं कर रहे हो लड़कों? उन्होंने अपनी पतली आवाज में कहा। पॉटर को ब्रूमस्टिक भेजा गया है प्रोफेसर। मैल्फॉय ने तुरंत शिकायत की। हाँ बिल्कुल। प्रोफेसर फ्लिटविक हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराए।
प्रोफेसर मैकगोनागल ने मुझे स्पेशल सिचुएशन के बारे में बताया था। कौन सा मॉडल है? निम्बस 2000 सर, हैरी ने कहा, और मैलफॉय के चेहरे पर डर और जलन के उस मिले-जुले एक्सप्रेशन को देखकर उसकी हंसी छूट रही थी। और ये सब तो मैलफॉय की वजह से हुआ, हैरी ने जोड़ दिया। हैरी और रॉन ऊपर की तरफ चले गए, अपनी हंसी को दबाते हुए, क्योंकि मैलफॉय का गुस्से और कंफ्यूजन वाला चेहरा उन्हें बहुत मजा दे रहा था। बिल्कुल सच है, हैरी हंसते हुए बोला जब वो मार्बल की सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे। अगर उसने नेविल का रिमेम्ब्रोल नहीं छीना होता तो मैं टीम में होता ही नहीं। तो अब तुम्हें लगता है ये रूल तोड़ने का इनाम है? एक गुस्साई आवाज पीछे से आई। हरमाइनी सीढ़ियां चढ़ती हुई आ रही थी और हैरी के हाथ में पैकेज को देखकर बहुत नाराज लग रही थी। तुम तो हमसे बात नहीं कर रही थी, है ना? हैरी ने कहा। हां प्लीज बंद ही रखो, रॉन ने कहा। हमारा बहुत भला हो रहा है इससे। हरमाइनी नाक ऊपर करके वहां से चली गई। उस दिन हैरी का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसका ध्यान बार बार डॉर्मिटरी में रखी अपनी नई ब्रूमस्टिक की तरफ भाग जाता, या फिर क्विडिच फील्ड की तरफ, जहां उसे रात को पहली बार खेलना था। उसने उस शाम डिनर इतनी जल्दी खत्म किया कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि वो खा क्या रहा था। फिर वो रॉन के साथ दौड़ता हुआ ऊपर गया और आखिरकार निम्बस 2000 को खोलकर देखा। वाह, रॉन ने आह भरते हुए कहा, जैसे ही ब्रूम हैरी के बिस्तर पर फैला। हैरी को भले ही ब्रूम्स के बारे में कुछ खास जानकारी न हो, लेकिन उसे यह ब्रूम शानदार लगा। चिकना चमकदार महोगनी का हैंडल, सीधी और सलीके से बंधी पूंछ की टहनियां, और ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था निम्बस 2000। जैसे जैसे 7 बजने का वक्त नजदीक आ रहा था, हैरी महल से बाहर निकल गया और शाम के धुंधलके में क्विडिच फील्ड की तरफ बढ़ा। वो पहले कभी उस स्टेडियम के अंदर नहीं गया था। मैदान के चारों ओर ऊंचे स्टैंड बने थे ताकि दर्शक जो कुछ हो रहा है उसे ठीक से देख सकें। मैदान के दोनों सिरों पर 3-3 सोने के पोल थे, जिनके ऊपरी हिस्से पर रिंग्स लगे थे। उन्हें देखकर हैरी को मगल बच्चों की प्लास्टिक की छड़ियां याद आ गईं, जिनसे वो बबल्स उड़ाते हैं। बस ये वाली छड़ियां 50 फीट ऊंची थीं। उड़ने के लिए बेताब हैरी के लिए ओलिवर वुड का इंतजार करना नामुमकिन था। इसलिए उसने अपनी ब्रूमस्टिक उठाई और जमीन से उछलकर उड़ान भर दी। क्या जबरदस्त एहसास था। वो गोल पोस्ट्स के अंदर बाहर घूम रहा था और फिर पूरे मैदान में ऊपर नीचे तेजी से उड़ रहा था। निम्बस 2000 तो बस उसकी हल्की सी सोच पर ही मोड़ बदल रही थी। अरे पॉटर, नीचे आओ। ओलिवर वुड आ चुका था। उसके बाजू में एक बड़ा लकड़ी का बक्सा था। हैरी उसके पास नीचे उतर आया। बहुत बढ़िया, वुड ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। अब समझ आया कि मैकगोनागल क्या कहना चाहती थी। तुम वाकई नेचुरल हो। आज शाम मैं तुम्हें सिर्फ रूल समझाऊंगा। उसके बाद हफ्ते में 3 बार टीम प्रैक्टिस ज्वाइन करोगे। उसने बक्सा खोला। अंदर 4 अलग अलग साइज की गेंदें थीं। तो अब सुनो, वुड बोला। क्विडिच समझने में आसान है, खेलने में मुश्किल। हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। उनमें से 3 को चेजर्स कहा जाता है। 3 चेसर्स, हैरी ने दोहराया, जबकि वुड ने एक चमकदार लाल गेंद निकाली जो सॉकर बॉल जितनी बड़ी थी। इस गेंद को क्वाफल कहते हैं, वुड ने कहा। चेसर्स इसे पास करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे हूप्स के बीच से गुजार दें ताकि गोल हो जाए। हर बार जब क्वाफल हूप्स के आर पार जाती है, टीम को 10 पॉइंट्स मिलते हैं। चेजर्स क्वाफल फेंकते हैं और हूप्स में डालते हैं स्कोर के लिए, हैरी ने याद करते हुए कहा। मतलब ये कुछ कुछ बास्केटबॉल जैसा है, लेकिन ब्रूम स्टिक्स पर और 6 हूप्स के साथ। बास्केटबॉल क्या होता है?
वुड ने हैरानी से पूछा। रहने दो, हैरी ने जल्दी से कहा। अब हर टीम में एक और खिलाड़ी होता है जिसे कीपर कहते हैं। मैं ही हूं ग्रिफिंडोर का कीपर। मेरा काम होता है अपने हूप्स के आसपास उड़ते रहना और दूसरी टीम को स्कोर करने से रोकना। 3 चेसर्स, एक कीपर, हैरी ने दोहराया। अब तो उसने ठान लिया था कि सब याद रखना है। और ये सब क्वाफल से खेलते हैं। ओके, ये समझ आ गया। तो बाकी 3 गेंदें क्या हैं? अभी दिखाता हूं, वुड ने कहा। ये पकड़ो। उसने हैरी को एक छोटा सा क्लब थमाया जो थोड़ा बहुत बेसबॉल बैट जैसा दिख रहा था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा ब्लजर्स क्या करते हैं, वुड ने कहा। ये दोनों हैं ब्लजर्स। उसने हैरी को 2 एक जैसे दिखने वाली गेंदें दिखाईं, गहरे काले रंग की और क्वाफल से थोड़ी छोटी। हैरी ने देखा कि ये दोनों गेंदें बक्से में बंधी पट्टियों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थीं। पीछे हटो, वुड ने हैरी को चेतावनी दी। उसने नीचे झुककर एक ब्लजर को आजाद किया। ब्लजर तुरंत हवा में ऊपर उठ गया और फिर सीधा हैरी के चेहरे की तरफ उड़ता चला आया। हैरी ने नाक टूटने से बचाने के लिए क्लब से उस पर वार किया और ब्लजर घूमता हुआ दूर हवा में जा निकला। वो उनके सिर के ऊपर चक्कर लगाने लगा और फिर वुड की तरफ झपट पड़ा। वुड ने उस पर छलांग लगाई और किसी तरह उसे जमीन पर दबाकर काबू में कर लिया। देखा? वुड हांफते हुए बोला। जबरदस्ती उस उछलते कूदते ब्लजर को बक्से में वापस बांधते हुए। ब्लजर्स पूरे मैदान में दौड़ते रहते हैं और खिलाड़ियों को ब्रूमस्टिक से गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर टीम में 2 बीटर्स होते हैं। हमारे पास वीजली ट्विंस हैं। उनका काम होता है अपनी टीम को ब्लजर्स से बचाना और उन्हें दूसरी टीम की ओर धकेलना। तो अब सब समझ आया? 3 चेजर्स क्वाफल से स्कोर करते हैं। कीपर गोल पोस्ट को बचाता है। बीटर्स ब्लजर्स को अपनी टीम से दूर रखते हैं। हैरी ने गिना। बहुत अच्छे, वुड ने कहा। ब्लजर्स ने कभी किसी को मारा है? हैरी ने पूछा, ये जताने की कोशिश करते हुए कि वो बिल्कुल भी डरा नहीं है। हॉगवर्ट्स में कभी नहीं। हां, कुछ जबड़े जरूर टूटे हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आखिरी खिलाड़ी होता है सीकर। वो हो तुम्हें क्वाफल या ब्लजर्स की कोई चिंता नहीं करनी जब तक वे मेरे सिर को ना फोड़ दें। घबराओ मत, वीजलीज ब्लजर्स से बेहतर लड़ते हैं। मेरा मतलब है वो तो खुद इंसानी ब्लजर्स जैसे हैं। वुड ने बक्से में हाथ डाला और चौथी और आखिरी गेंद निकाली। क्वाफल और ब्लजर्स के मुकाबले ये गेंद बहुत छोटी थी, एक बड़े अखरोट जितनी। ये सुनहरे रंग की थी और इसके दोनों तरफ नन्हे नन्हे चांदी जैसे पंख थे जो फड़फड़ा रहे थे। ये है गोल्डन स्निच, वुड ने कहा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी गेंद है। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत तेज और लगभग अदृश्य होती है। सीकर का काम होता है इसे पकड़ना। तुम्हें चेसर्स, बीटर्स, ब्लजर्स और क्वाफल के बीच से निकलते हुए इसे पकड़ना होता है, और जो भी सीकर स्निच को पकड़ लेता है उसकी टीम को एक्स्ट्रा 150 पॉइंट्स मिलते हैं। इसलिए लगभग हमेशा वही टीम जीतती है। इसलिए सीकर पर सबसे ज्यादा फाउल होते हैं। क्विडिच का गेम तब तक खत्म नहीं होता जब तक स्निच पकड़ी ना जाए। इसलिए ये गेम घंटों, दिनों, कभी कभी महीनों तक चल सकता है। रिकॉर्ड है 3 महीने खिलाड़ियों को सोने के लिए सब्स्टिट्यूट लाने पड़े थे। तो बस इतना ही। कोई सवाल? हैरी ने सिर हिलाया। उसे सब समझ में आ गया था। अब मुश्किल बस इतना था कि वो इन सब को कर कैसे पाएगा। हम स्निच से आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वुड ने कहा, ध्यान से उसे फिर से बक्से में बंद करते हुए। अंधेरा हो चुका है, खो जाएगी। चलो कुछ इनसे ट्राई करते हैं।
उसने जेब से आम गोल्फ बॉल्स की एक थैली निकाली और कुछ ही देर में हैरी और वुड दोनों हवा में थे। वुड हर दिशा में पूरी ताकत से गोल्फ बॉल्स फेंक रहा था और हैरी उन्हें पकड़ रहा था। हैरी ने एक भी गेंद नहीं छोड़ी और वुड बहुत खुश हुआ। आधा घंटा बीतते बीतते रात पूरी तरह हो चुकी थी और अब आगे प्रैक्टिस करना मुमकिन नहीं था। इस साल क्विडिच कप पर हमारा नाम होगा, वुड खुशी से बोला जब वो दोनों महल की तरफ लौट रहे थे। मुझे तो लगता है तुम चार्ली वीजली से भी बेहतर निकलोगे, और वो तो इंग्लैंड के लिए खेल सकता था अगर वो ड्रैगन्स पकड़ने नहीं चला गया होता। शायद इसलिए कि अब वो बहुत बिजी था। हफ्ते में 3 बार क्विडिच प्रैक्टिस और ऊपर से ढेर सारा होमवर्क। हैरी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हॉगवर्ट्स में 2 महीने गुजार चुका था। अब तो ये महल ही उसे प्रिवेट ड्राइव से ज्यादा घर जैसा लगने लगा था। उसके क्लासेस भी अब और मजेदार हो गए थे। अब वो बेसिक चीजें सीख चुके थे, तो अब असली मजा आना शुरू हो गया था। हैलोवीन की सुबह जब सब लोग जागे तो हॉगवर्ट्स की करिश्माई गलियों में बेक होती कद्दू की डिशों की लाजवाब खुशबू फैल रही थी। और भी अच्छी बात यह थी कि प्रोफेसर फ्लिटविक ने चार्म्स की क्लास में यह घोषणा की कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे चीजों को उड़ाना सीखने के लिए तैयार हैं। ये वही जादू था जिसे सब लोग तब से करना चाहते थे जब उन्होंने क्लास में नेविल के मेंढक को उड़ते हुए देखा था। प्रोफेसर फ्लिटविक ने पूरी क्लास को जोड़ी में बांटा ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें। हैरी का पार्टनर शेमस फिनिगन था, जो हैरी के लिए राहत की बात थी, क्योंकि नेविल लगातार उसकी आंखों से आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रॉन को हरमियोनी ग्रेंजर के साथ जोड़ी में रखा गया था। यह कहना मुश्किल था कि इनमें से कौन ज्यादा नाराज था, रॉन या हरमियोनी। हरमायनी ने हैरी और रॉन से बात करना अब भी बंद कर रखा था, तब से जब से हैरी को ब्रूमस्टिक मिला था। तो अब उस सुंदर से कलाई के मूवमेंट को मत भूलिए जो हम अब तक सीखते आ रहे हैं। प्रोफेसर फ्लिटविक ने अपनी किताबों के ढेर पर चढ़े हुए चहकते हुए कहा, स्विश और फ्लिक याद है ना? और जादुई शब्द सही तरीके से बोलना बहुत जरूरी है। विजर्ड बरूफियों को कभी मत भूलिए जिन्होंने एफ की जगह एस कहा और खुद को जमीन पर पाया। उनके सीने पर एक भैंसा बैठा हुआ था। यह सच में बहुत मुश्किल था। हैरी और शेमस स्विश और फ्लिक कर रहे थे, लेकिन वो पंख जो उन्हें उड़ाना था वहीं डेस्क पर पड़ा था। शेमस इतनी जल्दी चिढ़ गया कि उसने छड़ी से उस पर वार कर दिया और पंख में आग लगा दी। हैरी को अपनी टोपी से आग बुझानी पड़ी। रॉन को भी ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। विंगार्डियम लेवियोसा, उसने जोर से चिल्लाया, अपनी लंबी बाहों को पवन चक्की की तरह घुमाकर। तुम गलत बोल रहे हो। हैरी ने सुना कि हरमायनी चिढ़कर कह रही थी, ये विंगार्डियम लेवियोसा है, गार को थोड़ा लंबा बोलो। तो फिर तुम ही कर लो अगर इतनी होशियार हो, रॉन ने गुस्से में जवाब दिया। हरमायनी ने अपने गाउन की बाहें मोड़ी, छड़ी घुमाई और कहा, विंगार्डियम लेवियोसा। उनका पंख डेस्क से ऊपर उठा और 4 फीट तक हवा में मंडराने लगा। वाह, बहुत बढ़िया। प्रोफेसर फ्लिटविक खुशी से ताली बजाते हुए बोले, देखो सब लोग, मिस ग्रेंजर ने यह कर दिखाया है। क्लास के आखिर तक आते आते रॉन का मूड बहुत खराब हो गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई उससे बात नहीं करता। उसने हैरी से कहा, जब वे भीड़भाड़ वाली कॉरिडोर में धक्का मुक्की करते हुए निकल रहे थे, वो सच में बुरा सपना है। किसी ने उन्हें धक्का देकर पास से निकला। वो हरमायनी थी। हैरी को उसकी झलक मिली और वो चौंक गया क्योंकि हरमायनी रो रही थी। मुझे लगता है उसने तुम्हारी बात सुन ली, हैरी ने कहा।
तो क्या? रॉन बोला, लेकिन वो थोड़ा असहज सा लग रहा था। उसे तो अब तक समझ आ जाना चाहिए था कि उसका कोई दोस्त नहीं है। हरमायनी अगली क्लास में नहीं आई और दोपहर भर कहीं दिखाई नहीं दी। जब हैरी और रॉन हैलोवीन की दावत के लिए ग्रेट हॉल की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने पार्वती पैटिल को अपनी दोस्त लैवेंडर से कहते सुना कि हरमायनी लड़कियों के बाथरूम में रो रही है और चाहती है कि कोई उसे परेशान न करे। रॉन अब पहले से ज्यादा शर्मिंदा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल वे ग्रेट हॉल में दाखिल हो चुके थे और वहां की सजावट ने कुछ पलों के लिए हरमायनी को उनके दिमाग से हटा दिया। हजारों असली चमगादड़ दीवारों और छत से लटक रहे थे, जबकि और हजारों टेबल्स के ऊपर से उड़ते हुए निकल रहे थे, काली काली धुंध जैसी लहरें बनाते हुए, जिससे कद्दुओं में जले हुए मोमबत्तियां कांप रही थीं। दावत अचानक सोने की प्लेटों पर प्रकट हुई, ठीक वैसे ही जैसे टर्म की शुरुआत वाली दावत में हुआ था। हैरी अभी अभी अपनी प्लेट में बेक्ड पोटैटो डाल रहा था कि प्रोफेसर क्विरेल दौड़ते हुए हॉल में घुसे। उनकी पगड़ी तिरछी हो रही थी और चेहरा डर से पीला पड़ा था। सबकी नजरें उनकी तरफ घूम गईं। जब वो प्रोफेसर डंबलडोर की कुर्सी तक पहुंचे, टेबल पर गिरते हुए बोले, ट्रोल, डंजन्स में, सोचा आपको पता होना चाहिए। और फिर वो धड़ाम से जमीन पर गिर गए, बेहोश। एकदम अफरा तफरी मच गई। प्रोफेसर डंबलडोर की छड़ी से निकले बैंगनी रंग के कई फायर क्रैकर्स ने ही ग्रेट हॉल में शांति लौटाई। प्रीफेक्ट्स, उन्होंने गूंजती हुई आवाज में कहा, अपना अपना हाउस डॉर्मेट्री में लेकर जाएं, तुरंत। पर्सी को तो जैसे मौका मिल गया शो करने का। मेरे पीछे चलो, सब साथ रहो, फर्स्ट ईयर्स। अगर मेरी बात मानोगे तो ट्रोल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पास ही रहना, रास्ता दो, फर्स्ट ईयर्स आ रहे हैं। माफ कीजिए, मैं प्रीफेक्ट हूं। ट्रोल अंदर कैसे आया? हैरी ने सीढ़ियां चढ़ते हुए पूछा। मुझसे मत पूछो, वो तो वैसे भी बहुत बेवकूफ होते हैं, रॉन ने कहा। शायद पीव्स ने मजाक में उसे अंदर छोड़ दिया हो। वो हॉगवार्ट्स के गलियारों में लोगों के अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग दिशा में भागते देख रहे थे। तभी भीड़ में धक्के खाते हुए हैरी ने अचानक रॉन की बांह पकड़ी। अरे हरमायनी, क्या हुआ उसे? उसे ट्रोल के बारे में कुछ नहीं पता। रॉन ने होंठ चबाए। ठीक है, उसने चिढ़ते हुए कहा, लेकिन पर्सी ने अगर हमें देख लिया तो गई भैंस पानी में। वो जल्दी से नीचे झुक गए और हफलपफ्स के ग्रुप में मिलकर उल्टी दिशा में चल पड़े। एक सुनसान साइड कॉरिडोर में मुड़कर सीधे लड़कियों के बाथरूम की ओर भागे। अभी वो मोड़ ही मुड़े थे कि पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। पर्सी! रॉन फुसफुसाया और दोनों एक बड़े पत्थर के ग्रिफिन के पीछे छुप गए। लेकिन जब उन्होंने झांक कर देखा तो पाया कि वो पर्सी नहीं था, वो तो स्नेप था। वो गलियारे को पार कर गया और आंखों से ओझल हो गया। ये यहां क्या कर रहा है? हैरी ने धीरे से पूछा, जबकि सारे प्रोफेसर्स डंजन्स में होने चाहिए। मुझसे मत पूछो। जितना हो सका चुपचाप वो दोनों अगले कॉरिडोर में स्नेप के पीछे पीछे बढ़े। वो तीसरी मंजिल की तरफ जा रहा है, हैरी ने कहा, लेकिन तभी रॉन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम्हें कुछ बदबू आ रही है। हैरी ने सूंघा और एक भयानक दुर्गंध उसकी नाक में भर गई, जैसे पुरानी गंदी जुराबों की और एक ऐसी पब्लिक टॉयलेट की जिसे सालों से किसी ने साफ न किया हो। और तभी उन्होंने वो आवाज सुनी, भारी सांसों की आवाज और किसी बड़े जीव के पैरों की घिसटती हुई चाल। रॉन ने इशारा किया। बाईं तरफ एक पैसेज के आखिर में कुछ बहुत बड़ा उनकी ओर बढ़ रहा था। वो दोनों जल्दी से छाया में दुबक गए और चांद की रोशनी में जो कुछ उन्होंने देखा वो डरावना था।
वो एक भयानक नजारा था। 12 फीट लंबा, उसका चमड़ा पत्थर जैसा ग्रे रंग का था। उसका भारी भरकम शरीर किसी चट्टान जैसा लग रहा था, जिसके ऊपर एक छोटा गंजा सिर नारियल जैसा टिका हुआ था। उसके पैर पेड़ के तनों जितने मोटे, झपटे और सख्त थे। उससे उठती बदबू भयानक थी। उसके हाथ इतने लंबे थे कि वो जमीन पर घसीटते हुए एक भारी लकड़ी का क्लब खींच रहा था। ट्रोल एक दरवाजे के पास रुका और अंदर झांकने लगा। उसने अपने लंबे कान हिलाए जैसे कोई फैसला कर रहा हो, और फिर धीरे धीरे उस कमरे में घुस गया। चाबी दरवाजे में ही है, हैरी ने बुदबुदाया। हम इसे अंदर बंद कर सकते हैं। अच्छा आइडिया, रॉन ने घबराते हुए कहा। वो दोनों चुपचाप खुले दरवाजे की तरफ बढ़े। मुंह सूखे हुए थे, दुआ करते हुए कि ट्रोल अब बाहर न निकले। एक जबरदस्त छलांग में हैरी ने चाबी पकड़ी, दरवाजा बंद किया और ताला घुमा दिया। हो गया। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़े, एक आवाज ने उनके दिल की धड़कनें रोक दी। एक तेज, डरी हुई चीख, और वो उसी कमरे से आ रही थी जिसे उन्होंने अभी अभी बंद किया था। हाँ नहीं, रॉन बोला। उसका चेहरा ब्लडी बैरन जितना सफेद पड़ गया। ये तो लड़कियों का बाथरूम है। हरमाइनी, हैरी ने सांस खींचते हुए कहा, और दोनों ने एक साथ चिल्लाया। ये वही काम था जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। वो दोनों वापस दरवाजे की तरफ दौड़े, कांपते हाथों से चाबी घुमाई और अंदर घुसे। हरमाइनी ग्रेंजर दीवार से चिपकी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होने वाली हो। ट्रोल उसके पास बढ़ता चला आ रहा था, चलते हुए बाथरूम के सिंक्स को तोड़ता जा रहा था। उसे कंफ्यूज करो, हैरी ने घबराकर रॉन से कहा, और पास की एक नल को उठाकर पूरी ताकत से दीवार की ओर दे मारा। ट्रोल हरमायोनी से कुछ ही कदम दूर था। आवाज सुनकर वो रुक गया, घूमकर बेवकूफी से इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज कहां से आई। उसकी छोटी छोटी बुरी आंखों ने हैरी को देखा। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर उसकी तरफ बढ़ा, अपना क्लब ऊपर उठाते हुए। ओए मूर्ख दिमाग, रॉन चिल्लाया, और उसने एक लोहे की पाइप ट्रोल की तरफ फेंकी। ट्रोल को उस पाइप से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने रॉन की आवाज सुनी और रुककर उसकी तरफ देखा। इससे हैरी को मौका मिल गया ट्रोल के पीछे से उसके पास पहुंचने का। भागो भागो, हैरी चिल्लाया, हरमाइनी को पकड़ते हुए उसे दरवाजे की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन हरमाइनी वहीं जमी हुई थी। उसका मुंह डर से खुला हुआ, पैर हिल नहीं रहे थे। चीख पुकार और आवाजें ट्रोल को पागल कर रही थीं। उसने फिर से दहाड़ मारी और रॉन की ओर बढ़ा, जो सबसे पास था और जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर हैरी ने कुछ ऐसा किया जो एक साथ बहुत बहादुरी भरा और बहुत बेवकूफी भरा था। उसने जोर से दौड़ते हुए छलांग लगाई और पीछे से ट्रोल की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। ट्रोल को हैरी की पकड़ तो नहीं लगी, लेकिन जब कोई तुम्हारी नाक में लकड़ी घुसेड़ दे, तो फिर चाहे ट्रोल ही क्यों न हो, उसे भी तकलीफ होती है। हैरी के हाथ में अब भी उसकी छड़ी थी और वो सीधी ट्रोल की नाक के अंदर चली गई। ट्रोल दर्द से चिल्लाया, इधर उधर झूमने लगा, उसका क्लब लहराने लगा और हैरी उसके पीछे लटका हुआ किसी तरह खुद को बचा रहा था। अब किसी भी पल ट्रोल उसे पटक सकता था या उसके क्लब से बहुत बुरी चोट लग सकती थी। हरमाइनी डर से जमीन पर बैठ गई थी। रॉन ने अपनी छड़ी निकाली। उसे खुद नहीं पता था वो क्या करने वाला है, लेकिन उसके मुंह से निकला वही पहला जादू जिसे वो जानता था
विंगार्डियम लिवियोसा। क्लब अचानक ट्रोल के हाथ से छूट गया, बहुत ऊपर उठ गया, हवा में पलटा और सीधा ट्रोल के सिर पर इतनी जोर से गिरा कि जमीन तक कांप उठी। ट्रोल 1 सेकंड के लिए वहीं डगमगाया और फिर धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिरा। हैरी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और सांसें तेज चल रही थीं। रॉन अब भी वहीं खड़ा था। उसकी छड़ी हवा में उठी हुई थी और वो उस नजारे को हैरानी से घूर रहा था जो अभी कुछ ही सेकंड पहले हुआ था। सबसे पहले हरमाइनी ने ही बोलना शुरू किया। क्या वो मर गया है? उसने धीमे से पूछा। मुझे नहीं लगता, हैरी ने कहा। शायद बस बेहोश हो गया है। उसने झुककर अपनी छड़ी ट्रोल की नाक से बाहर निकाली। छड़ी किसी गाढ़े चिपचिपे ग्रे मवाद से ढकी हुई थी। उग! ट्रोल की नाक की गंदगी। उसने वो गंदगी ट्रोल की पतलून पर पोंछ दी। तभी एक जोरदार दरवाजा खुलने की आवाज और तेज कदमों की धमक ने तीनों को चौंका दिया। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी जोर की आवाजें की थीं। और जाहिर है नीचे किसी ने ये सब सुन लिया होगा। एक पल बाद प्रोफेसर मैगोनागल कमरे में तूफान की तरह दाखिल हुई। उनके पीछे स्नेप थे और सबसे पीछे क्विरल लड़खड़ाते हुए अंदर आए। क्विरल ने ट्रोल को देखा, एक हल्की सी चीख मारी और सीधे जाकर एक टॉयलेट सीट पर बैठ गए, दिल पर हाथ रखे हुए। स्नेप ट्रोल की तरफ झुक गए, उसे ध्यान से देखने लगे, लेकिन प्रोफेसर मैगोनागल की नजरें हैरी और रॉन पर थीं, और हैरी ने उन्हें पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। उनके होंठ सफेद हो चुके थे। हैरी के मन से ग्रिफिंडोर के लिए 50 पॉइंट्स जीतने की उम्मीद एकदम गायब हो गई। तुम लोग सोच क्या रहे थे? प्रोफेसर मैगोनागल की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। हैरी ने रॉन की तरफ देखा, जो अब भी अपनी छड़ी हवा में उठाए खड़ा था। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम दोनों मरे नहीं। तुम अपनी डॉर्मेट्री में क्यों नहीं थे? स्नेप ने हैरी की तरफ एक तेज टटोलती हुई नजर डाली। हैरी ने नजरें झुका लीं। उसे लग रहा था कि काश रॉन अपनी छड़ी नीचे कर देता, और तभी अंधेरे से एक धीमी सी आवाज आई। प्लीज प्रोफेसर मैगोनागल, ये मुझे ढूंढने आए थे। मिस ग्रेंजर। हरमाइनी आखिरकार खड़ी हो गई थी। मैं ट्रोल को ढूंढने निकली थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं उससे निपट सकती हूं। आप जानती हैं, मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा है। रॉन की छड़ी हाथ से छूटकर गिर पड़ी। हरमायोनी ग्रेंजर एक टीचर से खुलकर झूठ बोल रही थी। अगर ये मुझे ना ढूंढते तो मैं अब तक मरी होती। हैरी ने अपनी छड़ी उसकी नाक में घुसा दी और रॉन ने उसके खुद के क्लब से उसे बेहोश कर दिया। उनके पास किसी को बुलाने का वक्त ही नहीं था। वो मुझे मारने ही वाला था जब ये आ पहुंचे। हैरी और रॉन ने ऐसे दिखाया जैसे ये कहानी उनके लिए बिल्कुल नई नहीं है। तो उस सिचुएशन में प्रोफेसर मैगोनागल ने तीनों की तरफ गहराई से देखते हुए कहा, मिस ग्रेंजर, तुम बहुत बेवकूफ लड़की हो। तुम्हें क्या सूझी कि अकेले एक माउंटेन ट्रोल से लड़ने निकल पड़ी? हरमाइनी ने अपना सिर नीचे कर लिया। हैरी कुछ कह नहीं पाया। हरमाइनी जैसे नियम कायदे मानने वाली लड़की, और अब वो खुद मान रही थी कि उसने रूल तोड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि वो दोनों मुसीबत से बच जाएं। ऐसा तो जैसे स्नेप बच्चों में कैंडी बांटने लगे। मिस ग्रेंजर, इस बात के लिए ग्रिफिंडोर से 5 पॉइंट्स काटे जाएंगे। प्रोफेसर मैगोनागल ने सख्ती से कहा। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। अगर तुम्हें कोई चोट नहीं आई तो अच्छा होगा कि अब तुम ग्रिफिंडोर टावर चली जाओ। बच्चे अब अपने हाउस में ही दावत खत्म कर रहे हैं। हरमाइनी चली गई। प्रोफेसर मैगोनागल अब हैरी और रॉन की तरफ मुड़ी।
मैं अब भी कहूंगी कि तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन बहुत कम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होंगे जो एक पूरे बड़े माउंटेन ट्रोल से अकेले निपट सकते हैं। इसलिए ग्रिफिंडोर को तुम दोनों की बहादुरी के लिए 5-5 पॉइंट्स मिलेंगे। प्रोफेसर डंबलडोर को यह सब बताया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। वो दोनों बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकले और तब तक एक भी शब्द नहीं बोले जब तक 2 मंजिल ऊपर नहीं पहुंच गए। ट्रॉल की भयंकर बदबू से दूर होना ही एक राहत थी। हमें कम से कम 10 पॉइंट्स तो मिलने ही चाहिए थे। रॉन बड़बड़ाया। 5 मतलब, हैरी ने कहा, अगर उसके 5 काट लिए गए हैं, उसका शुक्रिया जो उसने हमें मुसीबत से निकाला। रॉन ने मानते हुए कहा, वैसे देखा जाए तो हमने उसकी जान बचाई थी। वो शायद मुसीबत में पड़ती ही नहीं। हैरी बोला, अगर हमने ट्रोल को उसी कमरे में बंद नहीं कर दिया होता, अब वो फैट लेडी के पोर्ट्रेट के सामने पहुंच चुके थे। पिग स्नाउट, उन्होंने कहा, और अंदर घुस गए। कॉमन रूम लोगों से भरा हुआ और बहुत शोरगुल वाला था। हर कोई वही खाना खा रहा था जो ऊपर भेजा गया था, लेकिन हरमाइनी वो अकेली दरवाजे के पास खड़ी थी, जैसे उनका इंतजार कर रही हो। एक बहुत ही अजीब सा पल था। कोई एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा था। फिर सबने एक साथ कहा, थैंक्स, और जल्दी से प्लेट्स लेने चले गए। लेकिन उस पल से हरमायोनी ग्रेंजर उनकी दोस्त बन गई। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप किसी के साथ बांट लें, तो फिर चाहो या ना चाहो आप उन्हें पसंद करने लगते हो। और 12 फीट ऊंचे माउंटेन ट्रोल को बेहोश करना, उनमें से एक बात थी। यह था हैरी पॉटर का चैप्टर 10 हैलोवीन, जहां एक ट्रोल ने मचाई तबाही और हैरी, रॉन और हरमाइनी की दोस्ती की शुरुआत हुई, वो भी एक जबरदस्त एक्शन सीन के बीच। अब सोचिए, अगर हरमाइनी झूठ न बोलती तो क्या होता? क्या प्रोफेसर स्नैप वाकई कुछ छिपा रहे हैं? और क्या हैरी अब अपने नए निम्बस 2000 के साथ क्विडिच में कमाल दिखा पाएगा? अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया तो अगला एपिसोड मिस मत करना। कहानी अब और भी रोमांचक होने वाली है। यह शानदार दुनिया रची है जेके रोलिंग ने, और मैं तो बस इसे आपके लिए हिंदी में सुनाने आया हूं। बियॉन्ड द होराइजन स्टोरीज को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर जरूर फॉलो करें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आपको और भी मैजिकल कहानियां सुना सकें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अलविदा और मंत्रों से भरी हुई एक जादुई दुनिया में खोए रहो।